सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, ये 3 प्रारंभिक परीक्षा हो गया, मुख्य परीक्षा हो गया, साक्षात्कार हो गया। ये 3 तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये इस बार जो 2025 में जो पेपर हुआ था ये उसका नोटिफिकेशन है। अब जो भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको ये नहीं सोचना कि यार 2025 का नोटिफिकेशन था, मैं तो 26 या 27 में अब अगला जो पीसीएस आएगा ये दूंगा, तो मेरे को इसको पढ़ने की क्या जरूरत नहीं। सर, यही आपको इसी एडवर्टीजमेंट का मूल्यांकन करना है। जितना ज्यादा आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे उतना ही आपकी तैयारी को फायदा मिलेगा। तो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का 150 मार्क्स का होता है, तो इसका पूर्णांक 150 2 घंटे का है। द्वितीय प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षा सीसेट का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें सिर्फ 100 ही प्रश्न होते हैं, 1.5 अंक का एक होता है, तो पूर्णांक तो 150 ही होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग सब होती है। और उसके पश्चात फिर आपको इसका सिलेबस भी दे रखा है। वैसे फिर आता है मुख्य परीक्षा। देखिए, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पीसीएस की तैयारी के लिए सोच के चल रहा है कि मैं पीसीएस की प्री की यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और उसके बाद मेंस बाद में देख लूंगा, तो सर अब आयोग उतना टाइम देखता ही नहीं है कि वो आपको बाद में दिखाएगा। प्री का पेपर हुआ, उसके 4-5 महीने के अंदर आपका मेंस का पेपर हो जाएगा और उस 3-4-5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी होती है या जो करंट अफेयर्स है उसके साथ जोड़ करके क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नया ज्ञान विकसित करने का सोच रहे होंगे मेन्स की तैयारी के दौरान, तो जो आपने पीछे का पढ़ा होगा वो भी भूल जाओगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, मुख्य परीक्षा जो लिखित प्रकृति की होती है, इसमें 8 केवल प्रश्न पत्र होंगे। इसमें से सबके विषय दे रखे हैं। सामान्य हिंदी 3 घंटे का, पूर्णांक 101। निबंध, या ये हिंदी तो सबके लिए सेम रहती है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी माध्यम हो, लेकिन यहां से आगे का पेपर जो जिसका माध्यम है वो उसमें लिख सकता है। निबंध 3 घंटा 150 नंबर का है। सामान्य अध्ययन 1, तो सामान्य अध्ययन 1 आपका तीसरा पेपर होगा जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो यहां पर से अगर मैं मोटा मोटा निकालूंगा तो यहां पर इतिहास और भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इस पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों शामिल कर दी इसने। फिर आता है आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये पूरा का पूरा पेपर आपका राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी पर आधारित है। मैं अगर पॉलिटी, राज व्यवस्था का सिलेबस और इतिहास का सिलेबस का मूल्यांकन करूंगा ना, तो मुझे वैल्यू यानी कि कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का जो मुझे तर्क मिलता है वो यहां मिलता है। क्योंकि आप देखो, यहां के 200 पेपर में इतिहास भी और भूगोल भी है, और ये 2 सब्जेक्ट अपने आप में विशाल है। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, कला संस्कृति, मध्यकालीन भारत, फिर यहाँ पर भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, कितना सारा सिलेबस है। और यहाँ आपको केवल क्या पढ़ना है? संविधान, उसके साथ साथ शासन व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली, तो जो भी पढ़ना है आपको राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से जुड़ा हुआ पढ़ना है। तो ये आपका 200 नंबर का आ रहा है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है राज व्यवस्था इसके अंतर्गत। सामान्य अध्ययन का तीसरा जो होगा ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। अब ये वाला जो तीसरा पेपर, ये अलग अलग विषय से आ गया। देखो, इसमें पर्यावरण भी शामिल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी शामिल है ना, जैव विविधता भी शामिल है, ये भी पर्यावरण से ही हम लोग जोड़ लेते हैं, और आपदा भी शामिल है इसके अंदर। तो ये पेपर भी अच्छा स्कोरिंग है, लेकिन अलग अलग विषय हैं जो थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं। तो यहां पर बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे साइंस एंड टेक कितना पढ़ना है, मुझे पर्यावरण कितना पढ़ना है, कौन सा कितना पढ़ना है। तीसरा पेपर। उसके बाद चौथा पेपर जो आता है ये है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि। ये है एथिक्स और मोरालिटी का जो पेपर होता है, जिसके अंदर लगभग बच्चे सबसे कम इसी में स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत ज्यादा कराई नहीं जाती है। सामान्य अध्ययन का जो 5वां वाला प्रश्न पत्र होगा ये उत्तराखंड राज्य की जो जानकारी है, और जो छठा अध्ययन है ये भी उत्तराखंड राज्य की। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 3-3 घंटे के 2 पेपर हैं आपके उत्तराखंड से संबंधित। अब आपको यहाँ पर जानना है कि राज्य की जो सामान्य अध्ययन उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6 में इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, तो वही है उत्तराखंड की राज व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उनको इन 2-3 जगहों पर अलग अलग खंडित कर रखा है। यदि आप उत्तराखंड को फैक्चुअल अप्रोच से पढ़ करके मेंस में जाओगे तो आपको लगेगा कि यहां पर मेरे को तो नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर आपको लिखने की शैली नहीं होगी तो यहां पर नंबर नहीं मिल पाते। और मैं आपको बताऊंगा कि मेंस के लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस पहले ही से दिखी है कि आपको आपका जो ग्रामर होना चाहिए वो एकदम सटीक होना चाहिए, आपकी राइटिंग बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से होना चाहिए, यानी भाषा शैली बहुत सतर्क और सटीक होनी चाहिए। ये सब चीजें होती है। तो इसके आधार पर मुख्य परीक्षा लिखित में की परीक्षा का कुल योग हो गया 1500। ठीक है, यहां पर साक्षात्कार
पिछले बार के मुकाबले इस बार 150 अंक का हो गया। तो जो अभी मैंने पीछे उत्तराखंड पीसीएस में 100 नंबर बताया, तो वो इस बार कितना हो गया है, 150 अंक, और सारा पेपर हो गया आपका 1650 अंक। तो 1650 अंक का ये है। आप यहां पर देखिए, कुल योग्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार नोट सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपने एक भी पेपर मिस कर दिया तो सर आपका जो मेरिट है वो नहीं बनेगा। ये आप बात समझे। जैसे समझ लीजिए कि आपने ये 4-5 पेपर दे दिए और एक में आप नहीं जा पाए, तो आपको लगेगा कि यार इधर से ही मेरा कुछ कंबाइंड मेरिट करके मुझे क्या मिलेगा, कुछ पद वद, अगर आपका इनमें बहुत अच्छा स्कोर किया। तो नहीं सर, आप एक पेपर में एब्सेंट हुए, सारे पेपर भूस हो जाएंगे आपके। तो ये पीसीएस का जो आपका सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, ये उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। ये प्री का सिलेबस है, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट का। इस पर भी समय समय पर कोई ना कोई वीडियो ला करके हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसका वीडियो बना सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। ये पहला टॉपिक हमारा मूलतः पॉलिटी यानी राज व्यवस्था है, ठीक है। तो यहां पर जरा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के टॉपिक्स देखते हैं। देखो, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, तो राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, फिर कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इनसे संबंधित जो भी व्यवस्था, कानूनी दायरा, संगठित व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रभाव, ये सबसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। आश्चर्य की बात ये होती है कि बच्चे प्री तो निकाल देते हैं, मुख्य परीक्षा तक आते आते बच्चों को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बीच में एक बहुत ही तकनीकी अंतर पता ही नहीं होता है कि मैं अनुसूचित जाति और जनजाति में तकनीकी रूप से क्या अंतर है। पता सबको है कि ये एसटी है, ये एससी है। तो ये सारा यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंग राजनीति हो गया, समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा। एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा सकता है यदि कोई एनसीईआरटी का भी अच्छे से उपयोग करे तो भारत में चुनाव सुधार, शासन संस्थान की प्रक्रिया, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्या, आर्थिकी एवं वित्तीय सुधार। राज व्यवस्था जैसी हम बोल देते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि संविधान आएगा। यार 90% तो लक्ष्मीकांति आता है, लेकिन जब आप मेंस में जाओगे ना तो आपको लक्ष्मीकांति नहीं, उसके बाहर भी बहुत सारे विषयों को आपको अध्ययन करना होता है। हाँ, ये बात सत्य है कि हमारा संविधान महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आर्थिक और वित्तीय सुधार, भारत में संस्थागत सुधार, ठीक है, ये सारे के सारे जो संगठन हैं, ये सारे के सारे संगठन पढ़ने। देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी थी, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, संबंधित अन्य पहलू। इसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था से भी सवाल पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आपकी अर्थव्यवस्था में भी पूछ सकता है और राज्य व्यवस्था में भी पूछ सकता है। तो सार्क, आसियान, साफ्टा, ऐसे कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे आपके क्वाड हो गया, G20, G7, ये सब विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, जैसे निरस्तीकरण क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, वैश्विकता क्या होती है, ऐसे शब्दों पर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लिखने योग्य पाठ्यक्रम। ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व अलग से उसने दे दिया है और संबंधित अन्य पहलू। तो अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था भी मेंस में आएगा। एक तो भारत की राज्य व्यवस्था होगी और एक अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था होगी। ये इसमें आपका करंट जो पॉलिटी होती है वो बहुत ज्यादा जोड़ करके आपको लिखनी होती है। आप बहुत सामान्य लिख करके लाओगे तो यहां पर नंबर नहीं मिलेगा। प्री में आप कितने भी नंबर ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, आपका पूरा पेपर नहीं होगा। भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में सब लगभग सारी की सारी जो लक्ष्मीकांत की संविधान है ये सब पढ़ सकते हो। संविधात्मक विकास, संवैधानिक असेंबली यानी कि जो जिसने संविधान सभा ने जो के बारे में यहाँ पर संबंधित आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पर इसने संवैधानिक असेंबली शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो ये तो असेंबली शब्द तो अंग्रेजी का शब्द है। असेंबली शब्द किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी का जो ये शब्द है, तो आप क्या ऐसे शब्दों को लिख सकते हो हिंदी में भी? तो आज के दौर में थोड़ा सा कुछ जगहों पर जहां पर आपको वो शब्द इंग्लिश में, हिंदी में एग्जैक्टली नहीं भी आ रहा है तो आप लिख सकते हो, मगर कोशिश करनी है कि इसकी जगह संविधान सभा का प्रयोग होना चाहिए। और सर अगर आपने लिख दिया और आपको लगता है मेरे नंबर कम आए, अगर मैंने ऐसा कोई शब्द इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया, सर आप इसी नोटिफिकेशन को उठा करके प्रत्यावेदन डाल देना, बोलना सर आपने भी तो लिखा है ये।
उद्देशिका प्रियम्बल जिसे कहते हैं, उसके बाद मूल विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के निधि निदेशक तथा संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली, संसदीय समिति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, संवैधानिक निकाय जैसे चुनाव आयोग हो गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, महाधिवक्ता हो गया, इस तरीके के संस्थान, न्यायपालिका चाहे वो उच्चतम हो, उच्च हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो, और संबंधित अन्य पहलू। संबंधित अन्य पहलू बोलते हैं, अब इसमें और क्या क्या पूछेगा ये आपको कुछ नहीं पता, तो जो भी लक्ष्मीकांत में दिया गया है मोटे मोटे तौर पर सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद यहां पर भारतीय राजनीति है, संघीय कार्यपालिका, राज्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारा, भारत में संसद, राज्य विधान, चुनाव का तंत्र, राजनीतिक दल, किस तरीके से ये चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है, पूरी चुनाव की प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास, समाजीकरण की एजेंसियां। अब ये जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां, अब इसमें समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी एजेंसियां इसमें पढ़नी है हम लोगों ने, ठीक है। प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन एवं भारत में राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्य पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो वैसे ही इसके अंदर वो सारी इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ है। संघ, राज्य, क्षेत्र और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, जिला प्रशासन, संबंधित अन्य पहलू। और उसके बाद तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी पॉलिटी में पूछी जाती है वो है पंचायती राज व्यवस्था। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। स्थानीय प्रशासन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। राज्य वित्त आयोग, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का जो काम होता है वो राज्य सरकार और पंचायत और निकाय जो नगर निगम होते हैं इनके मध्य में वित्तीय आवंटन का सुझाव देता है। स्थानीय निकायों और उसके अधिकार, भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप, नगर निगम, नगर परिषद, तो क्या क्या ढांचा है, ग्रामीण स्तर पर क्या ढांचा है पंचायती राज व्यवस्था का, और निकाय का क्या ढांचा है, इस तरीके से, और उससे संबंधित पहलू। और उसके बाद यहां पर और भी चीजें हैं, देखिए, लोक नीति, सुशासन, ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, भ्रष्टाचार के निवारण तथा लोकपाल लोकायुक्त क्या है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, संबंधित अन्य पहलू। यहां पर आप देख रहे हैं ये सेवा का अधिकार, एक नई चीज जुड़ रखी है, राइट टू सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अधिकारों से संबंधित मुद्दे, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, उसके बाद फिर 1976 में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक संबंधित मुद्दे, महिला तथा बाल बुजुर्ग संरक्षण से संबंधित अन्य पहलू। और उसके बाद तब प्री का है ये सिलेबस, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस उत्तराखंड के राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उत्तराखंड में जो पॉलिटी चल रही है वो भी इसके अंदर आएगा। 1/3 सवाल उत्तराखंड से भी पूछे जाएंगे, चाहे वो आपको प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा। तो यहाँ की शासन प्रणाली, यहाँ के इस बारी के पीसीएस के अंतर्गत राज्यपाल से भी सवाल पूछ लिया गया था, विधायिका से भी पूछ लिया गया था, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, ये चीज आपको देखिए इससे जोड़ करके चलना है। जो आपने संविधान पढ़ा होगा उस संविधान का को आधार बना करके यहां पर चीजों को समझना है। यहां पर केवल आपको फैक्टों को जोड़ना है बस, बाकी तार्किक जो उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था है उसका तर्क वहीं से निकल करके आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रविधान, राज्य भाषा, विशेष राज्य के चयन में मापदंड। उत्तराखंड विशेष राज्य है तो फिर क्यों विशेष राज्य है, उसके क्या मापदंड हैं, क्यों कोई राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि, यहाँ का जो बजट है वो इकोनॉमिक्स से भी पूछ सकता है। राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, विकास आदि, सुशासन जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि। और यहाँ पर जितना ज्यादा आप उत्तराखंड का करंट अफेयर्स समसामयिकी करोगे ये सब आपको वहीं से निकल करके आएगा। और जितना ज्यादा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स और करंट एनालिसिस का मूल्यांकन करते रहोगे उतना ज्यादा आपकी मेंस की तरफ सोच एक सुनिश्चित होती जाएगी और व्यवस्थित होती जाएगी, एकदम फिल्टर हो जाएगी आपकी सोच की मुझे क्या चीज लिखना है। अगर मुझे कोई उत्तराखंड के अंदर का निर्वाचन का जैसे आजकल कार्य चल रहा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कई सारे संवैधानिक नियम हो गए या राज्य के कुछ कानून हो गए, उनको ताक में रख करके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिस पर आए दिन कुछ ना कुछ सरकार के नियम या इन संगठनों की कार्यशैली और पारदर्शिता पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। तो आपको वो लोगों के नाम, वो अधिनियम
वो कानून व्यवस्था क्या है वो सब पता होना चाहिए, किसके अंतर्गत क्या चीजें हैं, क्योंकि अंततः आप अगर पीसीएस की सेवा को पार करेंगे तो आपको दैनिक अपनी क्रिया के अंतर्गत इन्हीं चीजों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये राज्य व्यवस्था है, और इसी तरीके से फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास और ये सब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो जो मेरा जो पहला इसमें विषय होगा वो होगा राज्य व्यवस्था। हम शुरुआत करेंगे राज्य व्यवस्था से। आप अगर यहां पर देखोगे राज्य व्यवस्था का जो ये सिलेबस मैंने आपको बताया है, और उसके बाद आप यहां पर मेंस की तरफ आओगे, देखो ये तो प्री का सिलेबस है, उसके बाद ये मेंस है, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी प्री का है, ये प्री के अंदर है सीसेट वाला, ये है मेंस सामान्य हिंदी 150 अंक, कुछ नहीं है, 10वीं तक का है। देखिए ये 10-15 10-15 10-15, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेंस का जो पहला पेपर है नोट, सामान्य हाई स्कूल अध्ययन, सामान्यतः हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका आगे होगा। फिर उसके बाद देख लीजिए ये निबंध है, निबंध के अंतर्गत आपके पास 3 खंड है, तीनों के अंदर 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से यहां से किसी एक पर निबंध लिखना है, यहां किसी एक पर निबंध लिखना है, और खंड 100 में भी किसी एक पर, इसमें 5 है। देखो 2 तो सामान्य हो गए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो गए, और एक जगह पर आपका उत्तराखंड का मुद्दा हो गया। 1/3 करना है ना, तो 1/3 हो तो गया उत्तराखंड। तो यहां पर आप 700 से 800 शब्दों के अंदर तीनों खंड में से एक एक विषय को चुने। तो ये निबंध का ये निबंध है, यहां पर सारा का सारा डिटेल, सारी चीजें पहले ही से लिखी हैं। आपको तैयारी तो पहले करनी है ना, बाद में थोड़ी करोगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तैयारी तो पहले होनी शुरू हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो ये जो पेपर है ये वाला, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये निबंध का पेपर, क्योंकि ये तो हिंदी तो क्वालिफाइंग हो गई ना हमारे लिए, हिंदी हमारे लिए मेंस के लिए क्या हो चुकी है, क्वालिफाइंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, निबंध का जो पेपर है इसके हिसाब से अपना रणनीति तैयार करना है। तो निबंध का पेपर 150 अंक का होगा, 3 घंटे मिलेंगे, 700 शब्द लिखना बहुत बड़ी बात होती है, 700-800। आपको 3 ऐसे लिखने, 2 कोई एक यहां से चुन लो, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, देखो यहां पर पहले वाले में 4 ऑप्शन, दूसरे वाले में 4 ऑप्शन, तीसरे वाले में 5 ऑप्शन, उत्तराखंड में तो और ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक एक सब्जेक्ट। ये मेंस तक अगर आप पहुंचोगे ना, ये सारा का सारा प्री डिफाइंड, सब पूरा का पूरा पहली से ही मैं सारे निबंध आपको तैयार करके दूंगा, आपकी सोच भी बनाऊंगा और खुद भी लिख करके दूंगा। आप पूरे के पूरे निबंधों को क्या कर सकते हो, एज इट इज लिख करके आ सकते हो बेस्ट स्कोर करने के लिए। मगर स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको यहां पर और बता रहा हूं, देखो लिखने की उसने पहली से बोल दिया कि मैं नंबर कैसे दूंगा। आयोग सारी चीजें स्पष्ट करता है, केवल अभ्यर्थी अपने जो हमारी जो तैयारी होती है उसमें उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है, ध्यान ही नहीं देता है उस पर। आप उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन उसके हिसाब से एक रणनीति बनाओ। जब आपने उसके हिसाब से पढ़ लिया ना, अब आपके पास समय बचा है, तो अब आप और आगे करते रहो जो भी करना है। तो आप देखो यहां पर उसने देखो निबंध में क्या लिख दिया, भाषा एवं व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। तो भाषा व्याकरण देखेगा, आपकी व्याकरण गलत होगी तो वो समझ नहीं पाएगा आपका भावार्थ क्या निकल करके आ रहा है। उपयुक्त शब्द चयन, शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। भाई आप उत्तराखंड में आपदा के प्रबंधन से लिख रहे, तो आपको उत्तराखंड के आपदा से जुड़ा हुआ अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए ना। आप ऐसा कोई सामान्य ज्ञान नहीं लिख सकते हो, ध्यान देना, यहां पर बहुत ही तार्किक ज्ञान चाहिए आपको, टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए आपके पास, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो लिखावट है, लिखावट का मतलब क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग, वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपने लिखा अच्छा है, बढ़िया लिखा है आपने, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, उसको समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करेगा वो, छोड़ देगा, स्किप कर देगा, नहीं पढ़ेगा ज्यादा। सोचो एक अभ्यर्थी इतनी मेहनत करके वहां मेंस तक पहुंचेगा और उसका ऊपर ऊपर से चेक करके चल देगा, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं लग रही है उसके हिसाब से, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ये सारे के सारे कॉलेज के एक्सपर्ट प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छे लेवल के जो इन्विजिलेटर होते हैं, ये गंदी से गंदी हैंडराइटिंग को भी समझ जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदी से गंदी हैंडराइटिंग तो भाई लिख दो कुछ। तो मौलिक विचारों को लिखना है, बहुआयामी समझ, यानी कि आपका दृष्टिकोण बहुत चौतरफा होना चाहिए किसी भी विषय के ऊपर। उसके साथ साथ आपको सुसंगत एवं तार्किक तथा निबंध शैली का प्रकटीकरण करना है। जो निबंध की शैली होती है, निबंध कैसे लिखा जाता है, उसका एक ढांचा होता है,
है ना, एक परिचय होता है, एक उसका अंग पार्ट बॉडी पार्ट होता है, एक निष्कर्ष होता है जिसे कंक्लूजन कहते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी आगे का पीछे, पीछे का आगे लिख दिया और जयराम जी की मैं तो लिख के आ गया 700 शब्द, थक गया मैं आज लिखते लिखते। विषय के संबंध में स्पष्टता, अभिव्यक्ति क्षमता, एवं अभिव्यक्ति क्षमता का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर के। आप एक अधिकारी बन करके जाओगे तो आपके अंदर अधिकारी वाला जो चरित्र है वो दिखना भी तो चाहिए ना। अभी एक अधिकारी कोई मुद्दा उठ गया है और उस पर कुछ भी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी व्यवहार का इस्तेमाल कर रहा है, चिढ़ जा रहा है लोगों के ऊपर, गुस्सा निकाल दे रहा है कुछ भी, या कोई अतार्किक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो अधिकारी टिक पाएगा? उससे किसकी बेइज्जती होगी? सरकार की बेइज्जती होती है। तो सरकार ऐसे ही अधिकारी को तो चेंज फ्रंट में रखेंगे ना जो थोड़े से गुणवत्ता वाले होंगे, क्योंकि जाते सब तरीके के लोग हैं अंदर, राइटिंग रिटर्न पास करके कई निकल जाते हैं। तो ये आपका सेकंड पेपर है। उसके बाद तब फिर आपका सामान्य अध्ययन का ये वाला, जैसे इतिहास का, देखो मैं इतिहास भूगोल का मैंने ये बताया था क्योंकि हमारा पहला सब्जेक्ट होगा राज व्यवस्था, पॉलिटी, तो मैं अभी पॉलिटी पे फोकस करके चल रहा हूं। देखो ये सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, जो मेंस का पेपर 2 है, 3 घंटे 200 नंबर। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब आप इसका सिलेबस देखो, मेंस का सिलेबस है, ठीक है, ये लिखा उसने, ये लिखा, ये लिखा, ये एक पन्ना है इसके अंदर। उसके बाद मैं अगला पन्ना निकालता हूं, अगला आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये मेंस का सिलेबस है, उसने यहां पर मेंस के सिलेबस में सब कुछ इकट्ठा करके एक पेज के अंदर डाल दिया। और अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले प्री का सिलेबस बताया था कि उसमें ही पॉलिटी 150 नंबर है, उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, 20%, 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 12-15% तक राज्य व्यवस्था के सवाल आएंगे 100% में से। अगर मैं बोलूं तो 150 में से इस बार मैंने कितने क्वेश्चन लगाए थे पॉलिटी के, मेरे ख्याल से 13 या 14-15 क्वेश्चन लगाए थे पॉलिटी के इस बार के पीसीएस के अंदर, तो 15 का एवरेज लेकर के चलो आप। अब आप देखो मेंस में 200 नंबर का पेपर इसी से होना है, पॉलिटी से, ये वाला पेपर, और उसने सिलेबस कितना कम लिखा है। उसकी ये बातें कम है, शब्द कम है, लेकिन इसके अंदर खुद से ज्यादा भंडार छुपा होगा। एक्चुअल में वो सारा यहां पर भी है। संविधान देखो, संविधान भी है, संघ राज्य भी है, विभिन्न जो घटक हैं उनके बीच शक्तियों का पृथकीकरण, भारतीय संवैधानिक योजना, संसद एवं राज्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक पद जितने भी होंगे, न्यायपालिका, सरकारी नीतियां, विकास की प्रक्रिया, केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या उससे संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, गरीबी, भुखमरी, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, लोकतंत्र, भारत। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के संबंध, राजनीतिक संबंध हमारे कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा है, श्रीलंका के साथ संबंध। देखो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो राजनीति में भी आएंगे, राज्य व्यवस्था पॉलिटी में भी, और इकोनॉमिक्स में भी आएंगे। लेकिन जब उसने अगर राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से सवाल पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक संबंध पर विवेचना करें या चर्चा करें या वर्तमान में क्या परिस्थिति है, प्रकाश डालें, ऐसे सवाल पूछेगा ना वो, तो आपको उस समय राजनीति की बातें लिखनी है। अगर उसने लिखा भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान में आर्थिक संबंधों का उल्लेख करें, तो वहां पर आप आर्थिक संबंधी लिखेंगे, वहां राजनीतिक संबंध मत डाल देना ज्यादा। तो ये चीजों को आपको अपने दिमाग में शुरू से ही लेकर के चलना पड़ता है, बेस अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है। कितने पन्नों का नोटिफिकेशन है? ये 88 पन्नों का, लगभग 86 पन्नों का है ये लोग। इसको मेंस है, पीसीएस है, तो हम लोग ये मतलब प्री सोच करके नहीं पढ़ सकते हैं ना। गलती कहां पर हो रही है बच्चों से? 90% बच्चा ग्रुप सी वाला है, समूह गौ की तैयारी कर रहा है, और समूह गौ की तैयारी से वो पीसीएस को भी फोड़ना चाह रहा है। आप समझ रहे हो? वो उसको भी लक्ष्य आजमाना चाह रहा है, और उसको कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? जब वो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा निकाल दे रहा है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में चुनौतियां कम होंगी, तो वो निकाल देगा। अगर वो समूह गौ का पेपर भी निकाल रहा है तो मुख्य पीसीएस का प्री भी निकाल देगा। दिक्कत कहां पर आएगी, गला कहां घुट जाएगा? मेंस में, जब सवाल नहीं समझ में आएगा ये है क्या, दे क्या रखा है, लिखना क्या है इसमें। शुरुआत से ही आपके अंदर लिखने का, मेंस का जुनून होना चाहिए बस पीसीएस के लिए। प्री का कोई जुनून नहीं होना चाहिए। मेंस का जुनून होगा, प्री अपने आप निकल जाता है। तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने स्तर पर इसका मूल्यांकन करते रहो।
उसके बाद जो जो चीजें नहीं समझ में आती उसको अगले दिन चर्चा करो, जितना चर्चा करोगे उतना आपका विचार स्पष्ट होता जाएगा। आप समझ रहे हो, सारा एक एक शब्द का खंडन भी यहां पर हो नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा वो है। सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे आगे जो सब्जेक्ट चलेगा उससे पहले मैं उस सब्जेक्ट का क्या करूंगा, एक आपको परिचय दूंगा कि देखो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल के लिए अगर भी जो बच्चे सिविल बैठ रहे होंगे तो सिविल में भी वो कैसे काम आ सकता है, और उत्तराखंड के जो पीसीएस का पेपर है, लोअर पीसीएस है, उसमें कैसे काम आ सकता है। तो अब यहां पर एक चीज का मैं अगर यहां पर मूल्यांकन करूं तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। एक साथ सारा नहीं खाना है, क्या करना है, पहले बेस बनाते हुए चलना है। जब आपका बेस, मैं बोलूंगा आप अंतरराष्ट्रीय पॉलिटी के ऊपर पढ़ते हैं सीधा, अरे कैसे पढ़ोगे जब आपको हमारा भारत का संविधान नहीं पता होगा, भारत की राज्य व्यवस्था नहीं पता होगी तो अंतरराष्ट्रीय भी नहीं समझ में आएगी। तो पहले अपना बेस बना करके चलना होता है। आप ये जो राज्य व्यवस्था है, मैं इसको अगर दोनों पेपर के हिसाब से चलूं, कौन सा पेपर, पीसीएस और आईएएस के हिसाब से, तो इस पॉलिटी के अंदर यहां पर आप मेनली प्रारंभिक परीक्षा प्री, मुख्य परीक्षा मेंस और साक्षात्कार इंटरव्यू, ज्यादा फोकस में पीसीएस पे रखूंगा। इसके हिसाब से पॉलिटी देखोगे तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, अमूमन 10% का वेटेज होगा पूरे पेपर के अंदर। ठीक है, मैं एक अच्छा अभ्यर्थी हूं और मुझे पता है कि पॉलिटी का ज्ञान मुझे जीवन भर में अपने शासन प्रशासनिक काल में आएगा यदि मैं अधिकारी बन जाता हूं तो मुझे ये 15 प्रश्न प्री में से कम मेरे को यहां पर 10 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, कम से कम 10 के आसपास आना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा है, इसके अंदर मैंने सीधा सीधा 200 नंबर का पेपर आपका दिखा दिया, पूरा पेपर ही है पॉलिटी का, है कि नहीं है, तो ये तो पूरा पेपर है 200 नंबर का। इस 200 नंबर में आपके कम से कम 125 से 30 नंबर तो आने ही चाहिए। इंटरव्यू आपका हो रहा है पीसीएस का 150 नंबर का, पहले 100 का था, वो मैंने शुरुआत में वीडियो में 100 बोल दिया था, वो मेरी गलती है। 150 नंबर का इंटरव्यू, तो ये जो 150 नंबर का जो इंटरव्यू का है, इसमें भी तो वो कुछ ना कुछ पॉलिटी से सवाल पूछ लेगा। आपका दिन कैसा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, वर्तमान में की कोई परिस्थिति से पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत वर्तमान मतलब राज्यपाल की क्या भूमिका है, ऐसे करके मतलब वो संविधान और उत्तराखंड दोनों को लिंक करके उसने सवाल पूछ लिया, है ना। कुछ फैक्ट भी पूछ सकता है ऐसे ही चलते फिरते कि फलाना आयोग का अध्यक्ष कौन है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, क्या निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, आपकी दृष्टिकोण से जैसे क्या है, आजकल निर्वाचन आयोग का काफी चल रहा है ना, तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र इकाई है या फिर यह राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्य करता है, क्या लगता है, ये तो स्वतंत्र निकाय है। लेकिन जो आपको वर्तमान में इसकी कार्यशैली दिख रही है उससे क्या पता लग रहा है, प्रैक्टिकली देखो क्या है, तो ये राइटिंग में आप ये चीज को लिख सकते हो, तो स्वतंत्र जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, जबकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग के पास। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र निकाय है, उच्च न्यायालय, लेकिन जिस तरीके के फैसले उच्च न्यायालय दे रहा है उत्तराखंड के अंतर्गत, वर्तमान में कितने बड़े बड़े कांड हो रखे हैं, उस पर भी थोड़ा सा क्या लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि हमारे देश के अंदर न्यायपालिका पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो, पर फिर भी लोकतंत्र है तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो यहां पर साक्षात्कार में भी 10, 15, 20 नंबर का आपको फर्क पड़ जाएगा यहां पर भी। तो ये तो आपका पीसीएस में राज्य व्यवस्था क्या है। सेम पैटर्न पर आपका आईएएस का पेपर भी होता है लगभग लगभग, वहां पर सिर्फ ये रहेगा कि जो आईएएस का पेपर होता है इसमें भी क्या होता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें वही 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर भी जो सामान्य अध्ययन है उस सामान्य अध्ययन का पेपर 2 होता है, जो दूसरा पेपर होता है ना, वहां भी पूरा पेपर वो जीएस का पेपर है। वहां पर सिर्फ फर्क क्या पड़ जाता है, वहां पर होता है 300 नंबर का पेपर। कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। और जो आईएएस के अंदर साक्षात्कार होता है वो 275 नंबर का होता है, थोड़ा सा फर्क यहां पर ये पड़ जाता है। और उत्तराखंड के अंदर 1650 का पूरा पेपर होता है। तो एक ऐसा विषय है राज्य व्यवस्था जो ठीक ठाक विषय है, अमूमन इतिहास और भूगोल के सामने तो थोड़ा सा छोटा है। आप उसको अगर एक अच्छे सीमा में पढ़ करके करोगे तो आप अपने हिसाब से भी बहुत कुछ उसके अंदर सोच विचार बना सकते हो, ठीक है। ये है हमारा
राज्य व्यवस्था पहला जो हम लोग जो टॉपिक बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग उत्तराखंड भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एक बेसिक सिलेबस उत्तराखंड का जो फैक्चुअल अप्रोच है हमारी उत्तराखंड के प्रति, क्या एक क्या वो सोच रहती है कि जो भी उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है, ये ज्यादातर लोगों की सोच जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, प्री के लेवल पर। आप अपने साथ भी आप एनालिसिस करके देख लो, अगर आपने जो कुछ भी उत्तराखंड पढ़ा होगा, मैं आपको प्री से प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, आप उस 10 में से हो सकता है 6-7 आराम से सॉल्व कर लो। लेकिन अगर मैं एक मेंस का जैसा कुछ सवाल बना करके दे दूंगा ना, जैसे आपदा से मैंने 10 क्वेश्चन दिए वस्तुनिष्ठ, आप 6 कर लो, लेकिन जैसे ही मैं आपदा पर लिखने के लिए आप सवाल दूंगा, आपको 10 में से आप 3 या 4 स्कोर पकड़ पाओ, आप 6 नंबर या 7 नंबर ना ला पाओ, क्योंकि वहां पर लिखने का नजरिया बदल जाता है। तो आपको उत्तराखंड एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण से पढ़ना है। आप अगर कोई नदी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने इस बार टेस्ट पेपर में क्या दिया, मैंने क्या दिया, उत्तराखंड के जो नदी तंत्र है, उत्तराखंड की जो नदियां हैं, उन नदियों में सामान्य कॉमन क्या चीज है ना, उन नदियों में कॉमन क्या चीज है जो हर नदी के अंदर उत्तराखंड की नदी में आपको दिख जाएगा कि इनका स्रोत ज्यादातर क्या है, इनका स्रोत क्या है, हिमानी है, ग्लेशियर से निकलते हैं लगभग सारे, तो स्रोत एक जैसा हो गया। दूसरा क्या है, यह सदाबहार नदियां हैं, सदाबहार पेरेनियल रिवर्स, यानी कि ये पूरे वर्ष भर लगभग सारी नदियां बहती हैं, मुख्य नदियां। तीसरा महत्व इसका, इसके अंतर्गत क्या था कि यह बहुत तीव्रगामी नदियां हैं, तीव्र यानी क्योंकि हिमालय एक युवा पहाड़ है ना, तो यहाँ ढाल बहुत ज्यादा है, तो ये सारी तेज भाव से बहती है। चौथा, इन सभी नदियों का कोई ना कोई धार्मिक महत्व होगा। यमुना नदी का अपना धार्मिक महत्व है ना, यमुना कब निकली थी, दो बहनें थी ना यमुना, तो ये जो थोड़ा सा धार्मिक महत्व है ये भी मेंस में काम आ जाता है। भागीरथी का अपना धार्मिक महत्व है, अलकनंदा का अपना धार्मिक महत्व है, काली नदी का अपना धार्मिक महत्व है। 4 बड़ी नदियां तो यही है ना, और एक रामगंगा हो गई, 5 बड़ी नदियां ले लो, इन सब का अपना अपना क्या है, एक धार्मिक महत्व। और कोई भी आप नदी देख लो, कोई ना कोई धार्मिक महत्व होगा। 4 बड़ी चीजें शब्द थे उसके अंदर, तो ये चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए ना। धार्मिक महत्व हो गया, सदाबहार नदियां हो गया, तीव्रगामी नदियां हो गया, मुख्यतः हिमानीकृत स्रोत हो गया, तो ये शब्द हमारे स्पष्ट होने चाहिए, तो हमें नंबर उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर मैं घुमा घुमा करके लिखूंगा जलेबी बना करके, तो नंबर भी वो जलेबी वाला ही देगा। तो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, इसकी सोच आपकी होनी बहुत जरूरी है, मूल्यांकन करने वाली सोच। जितना अच्छा सामान्य अध्ययन जो जीएस वाला एनालिसिस का सोच होगा ना, उतना अच्छा आपका उत्तराखंड का मूल्यांकन वाला सोच होगा। लेकिन अगर आपका वहां पर भी मूल्यांकन वाला सोच नहीं होगा, तो यहां पर भी विकसित नहीं हो पाएगा, टफ हो जाता है। तो ये भी हम लेकर के चलेंगे। पहले हम लोग फोकस करेंगे जीएस पर ही, जो हम लोग कुछ दिन स्टार्ट करेंगे राज्य व्यवस्था को लेकर के, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आज थोड़ा सा ऐसी बोर्ड पर परिचय दे रहा हूं। मेरी कोशिश इस क्लास की, जो देखो मैं बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में स्लाइड से पढ़ा देता हूँ ज़्यादातर, कईयों में चित्र वाले स्लाइड होते हैं, कईयों में मेरे हाथ से लिखे हुए स्लाइड्स हैं। जैसे अभी हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में, अभी मैं टोटल फ्री फ्लो बोर्ड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले से ही तैयार कंटेंट पर मैं ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ। तो इस वाली क्लास में मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होगा वो जीएस में फ्री फ्लो होगा, बोर्ड पे करेंगे सारा का सारा, और कुछ चीज़ों का नोट्स मैं आपको अलग से डिक्टेट कराऊंगा, ताकि जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ आप भी नोट्स वैसे वैसे बनाएंगे। हो सकता है कि जब मैं उत्तराखंड स्टार्ट करूं तो वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट पर वो होगा, ताकि हम वहां पर थोड़ा सा समय बचा लेंगे। लेकिन जीएस में अभी शुरुआत में आपको वैसे ही चलना है। तो देखो, अगर मैं, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना, तो मैं अगर इसका सिलेबस का एक ढांचा बनाऊं राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, कहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं। देखो, मूल्यांकन की दृष्टिकोण से मैं इतिहास से ही पॉलिटी पढ़ना शुरू कर सकता हूं। आप कोई भी इतिहास का कोई भी खंड पढ़ लो, आप राजनीतिक व्यवस्था वहां भी पढ़ते हो ना, आप ऋग्वेद पढ़ते हो, वहां भी राज व्यवस्था है। वहां राज व्यवस्था क्या है, वहां राज व्यवस्था ये थी कि संपूर्ण जो समुदाय है जिसमें ऋग्वेद के लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जन कहते हैं। जन यानी कि ट्राइब, एक
जन है, सारे लोग मिलकर के एक जन हो गई। अब वो सारे लोगों का जो सबसे बड़ा नेता होगा उसको राजन बोलते थे, है ना, राजन। फिर जो छोटे छोटे वाले नेता होते थे उसको कहते हैं विश, तो उसका मुखिया होता था विशपति, जैसे जिला का मुखिया हो गया। फिर सबसे छोटे स्तर पर होता था ग्राम, उसका मुखिया होता था ग्रामीणी, या उसके बाद होता था परिवार, परिवार का मुखिया होता था कुलप, कुल जिसे कहते हैं। ऐसा कोई ढांचा बना रखा था। मतलब ऐसे ही मौर्य काल में भी पढ़ते हैं, गुप्त काल में भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सल्तनत काल आ जाता है, उनका भी अपना एक ऐतिहासिक एक ढांचा है राज व्यवस्था का। हमको उतनी पीछे नहीं जाना है यहाँ पर। राज व्यवस्था का जो हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, इतिहास निकालते हैं। ये हम लोग किस इतिहास से निकालते हैं, स्वतंत्रता का जो हमारा इतिहास है यहां से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग भारत में संविधान का इतिहास भी हम बोल देते हैं। किसका इतिहास बोल देते हैं, संविधान का इतिहास भी बोल देते हैं। तो एक हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें संविधान का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता के दौरान पढ़ना होता है। और मुख्यतः आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत सरकार अधिनियम, यहां तक की आपको कहानी पढ़नी पड़ती है सारी की सारी। इससे क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमारा जो संविधान बना है, जिससे हमारी राज व्यवस्था चल रही है, हमारा पॉलिटी किससे चल रहा है, हमारे संविधान से तो चल रहा है ना। तो ये जो संविधान है, ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हुई। आपने पढ़ा होगा आप, उसमें भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 तक के एक्ट के उसमें पढ़ा है। अब इस बीच में बहुत सारे कानून बनाते हैं अंग्रेज, बनाते हैं ना, बहुत सारे अधिनियम एक्ट वगैरह बनाते हैं। 1773 है, 1784 है, 1792 है, 1813 है, 1833 है, 1853 है, 1858 है, 1961 है, 1862 है, 1861 है, 1892 है, 1909 है, 1919 है, फिर 1935 है। हर उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था दे रहे होंगे भारत को नियंत्रित करने के लिए। लक्ष्मीकांत खोलते हैं तो शुरुआत में संवैधानिक इतिहास के अंदर वो वहीं से शुरू करता है और बोल देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ये व्यवस्था दी हमने, 1993 के चार्टर एक्ट से ये व्यवस्था दी, 1813 में ये व्यवस्था थी। जैसे एक वो व्यापार एकाधिकार की बात करता है तो वो कहता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया। मगर पॉलिटी के टाइम पर आपको इसकी डेप्थ नहीं जानी है, क्योंकि फिर इसी में समय लग जाएगा। ये आपको समझ में आएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैं आपको यहां पर एक फ्लो दूंगा, इसका सिर्फ फ्लो दूंगा कि ये एक्ट हुए थे, ऐसे ऐसे करके चले थे। इनकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होगी, इनकी पूरी डिटेलिंग जब आधुनिक भारत का इतिहास होगा तो तब पूरा बताऊंगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तभी तो उसके प्रावधान समझ में आएंगे। और फिर 1774 में पिट्स एक्ट आया तो वो क्यों आया, क्या कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आपको लिंक करके इतिहास तर्क के साथ पढ़ना है, कुछ रटा नहीं मारना है आधुनिक भारत के इतिहास में। हाँ, मध्यकालीन और प्राचीन में आपको थोड़ा बहुत मगअप करना पड़ सकता है, लेकिन आधुनिक में कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसका आज आप परिणाम हो वो आधुनिक भारत के संघर्ष से। तो यहां से हम पढ़ते हैं और उसके बाद जब हमारा संविधान यहां से आगे पढ़ता है तब हम लोग संविधान की मांग का एक चैप्टर पढ़ते हैं। हम लोग आजादी की मांग के साथ साथ एक संविधान की भी मांग कर रहे थे, और ये जो संविधान की मांग है, ये जो शुरुआत है, ये हम लोग बाल गंगाधर तिलक से शुरू कर देते हैं। कहां से शुरू कर देते हैं, 1885 के 95 के आसपास से शुरू कर देते हैं। 1895 से किससे स्टार्ट करेंगे, तिलक से करेंगे। ये मैं कल की क्लास में आपको इसकी पूरी डिटेलिंग दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको एक नजरिया बता रहा हूं कि भाई इस नजरिए से पढ़ना है मैंने। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना वो लिंक करने का। मैं ऐसे रट्टा मार के थोड़ी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लिंक करके दूंगा। आप सवाल पूछोगे मुझसे, पढ़ कर के आओगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है डिस्कस करोगे, विचार बनाएंगे, तब जाकर के मेंस लिखेंगे। तो आप तिलक से शुरू करोगे और ऐसे करते करते 1934 आ जाएगा, जहां पर एमएन रॉय साहब होंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। एनसीईआरटी में भी पढ़ रहे हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। एमएन रॉय पहला व्यक्ति होगा जो संविधान सभा की बात करेगा। इससे पहले तिलक है, महात्मा गांधी हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उसके बाद अंततः इस बीच में और भी कई सारी चीजें आएंगी, जैसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव आएगा। फिर 1946 के अंतर्गत आ जाएंगे, जहां पर आप किसके बारे में पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन
प्लान के बारे में पढ़ोगे। ये वो कैबिनेट मिशन प्लान होगा जो अंततः भारत को बोलेगा कि यार हाँ, आज हम आजाद करके जाएंगे आपको, और आजाद करने के बाद कैसी व्यवस्था होगी, कैसे चलेगा भारत, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और उसके बाद फिर कहानी आपकी कहां चलेगी, यहां से फिर तीसरे पड़ाव पर आएगा संविधान का, जो संविधान की निर्माण की बात करोगे, और वो भी किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिलेबस में भी दे रखा है ना उसने कि भाई यहां से भी पूछूंगा मैं। यहां से मेरा राज व्यवस्था का सिलेबस गहरा होता जाएगा। पूरे तर्क के साथ मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा कैसे बनी, उसके पीछे इतिहास के तार भी जोड़ूंगा कि क्या वहां तक पहुंचने के लिए किसने कैसा संघर्ष करा है, क्या ढांचा था, कैसे चुनाव हुआ था, कैसे सदस्य गए थे, क्या प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, कितनी समितियां बनाई, कौन किसका अध्यक्ष था, क्या काम करके दे रहे थे वो। आज आप मौलिक अधिकारों की बात करते हो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में, तो हम बोलते हैं कि एक चीज याद रखते हैं ना कि सरदार पटेल जी इसकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब सरदार पटेल जी के पास तो इतना सारा काम था, अब संविधान सभा के अध्यक्ष, वो मौलिक अधिकार वाली समिति के अध्यक्ष तो बन गए सरदार पटेल जी, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारे काम थे तो उनकी एक उप समिति भी बना दी गई। अब उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। तो ये लिंक करना आपको अपने दिमाग के अंदर, कोई भी फैक्ट ऐसे टिप्स में फट 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 आ जाए, ये विधि से ये भी निकल जाएगा। तो संविधान सभा के बारे में सारी चीजें पढ़नी, कहां से लिया, किधर से लिया, स्रोत विरोध, समितियां, विधायी अंग, संविधान अंग, संविधान सभा क्या क्या काम करती थी, खाली संविधान के निर्माण करती थी या और कुछ भी काम कर रहे थे ये लोग। हमारा संविधान, क्योंकि 1946 9 दिसंबर 1946 को हम लोग पहली बार मिले, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर दिया, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने लागू करा। तो वो इतने जो 2 साल और 84 जो 11 महीने 2 साल 11 महीने और 84 दिन हम जो ये पूरी मेहनत कर रहे थे, तो इस बीच में और भी तो कुछ संविधान सभा कर रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज तो चल चुके थे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज बोरा बिस्तरा लेके निकल गए थे। मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि मार्च 1948 तक आपका माउंटबेटन था यहाँ पर, वो भी निकल गया था। उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में था, कुछ नहीं, अंग्रेजों का कुछ नहीं चल रहा था, बस अंग्रेजों के कानून चल रहे थे। अंग्रेजों के कानून कब तक चल रहे थे इस देश के अंदर, 1950 तक चल रहे थे। 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों के कानून थे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 15 अगस्त को 1947 को सारे कानून बंद हो गए। शर्त थी ना उन लोगों की कि जब आप संविधान सभा बनाओगे, संविधान बनाओगे, जब उसको लागू करोगे तब हमारे कानून आप समाप्त कर सकते हो। और उसमें से भी एक आध कानून ऐसे थे जो उनके चले हैं आगे तक। और ये यहां से हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम सीधे सीधे घुसेंगे किसके अंदर, संविधान के अंदर। तो पहली चीज हमारी संविधान ही रहेगी। उसको खत्म करने के बाद तब शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, प्रैक्टिकल पॉलिटी के साथ लिंक करना, मेंस के जो सब्जेक्ट है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी चीज है, वो बाद में मिलेंगी, वो पहले बनी नहीं पाएगी। तो संविधान का सबसे पहले तो पूरा का पूरा ढांचा देखेंगे। कितने भाग हैं इसके अंदर, 22 भाग हैं, ठीक है। इसी 22 भाग में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और इसी के साथ साथ संविधान के अंतर्गत क्या क्या है, 12 अनुसूचियां। ये क्या होता है अनुसूचियां, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, और क्या होता है आर्टिकल, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना 10वीं अनुसूची कौन सी है, दल बदल कानून से संबंधित है, कि कोई भी नेता को मन कर रहा है कि यार इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, जाके उधर उसकी सरकार बन गई तो वहां चले जाता हूं, तो दल बदल देते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या। तो ये क्या है, ये अनुसूची 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, आप कहते हो पंचायती राज से 11वीं है, 12वीं नगर से, निगम से, निकाय से रिलेटेड है। तो पूछेगा ना होता क्या है ये अनुसूची, ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप मेंस लिख पाओगे। प्री तो लग जाएगा, वो पूछ लेगा 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपने फट कर दिया कौन सा ऑप्शन है, पंचायती राज दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है, ठक लगा दिया। अब वो पूछ लेगा मेंस में 12वीं अनुसूची का महत्व बताइए उत्तराखंड के साथ, और उत्तराखंड से भी लिंक कर देगा, 12वीं उत्तराखंड के संदर्भ में 12वीं अनुसूची का महत्व बताइए। मुझे पता ही नहीं होगा अनुसूची क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहली अनुसूची पता क्या है, पहला शेड्यूल, भूभाग क्या, हाँ, कौन से अनुच्छेद को लिंक करता है पहला अनुसूची। सवाल यह आया कि अनुसूची 1 किस किस अनुच्छेद को के संदर्भ में है, किस किस अनुच्छेद की व्याख्यान करता है, 1 से 4 की। तो आर्टिकल तो आपका 1 से 4 यहां है ना,
तो अनुसूचियां क्या होती है, क्योंकि देखो आर्टिकल जब लिख रहे थे ना तो इनको बहुत स्पष्ट भाषा लिखनी थी आर्टिकल में, और हर आर्टिकल की व्याख्यान की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे भाग या आर्टिकल थे जिनको व्याख्यान की जरूरत पड़ रही थी। जैसे आपने अनुच्छेद 1 बनाया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आएंगे। वो पॉलिटी की लैंग्वेज भी तो चाहिए। तो वो क्षेत्र क्या क्या है, सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र, सभी संघ राज्य का राज्य क्षेत्र, यानी पहला हो गया सभी राज्यों का राज्य क्षेत्र मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, और दूसरा हो गया सभी संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी भारत है। और तीसरा, इसके अलावा जो भी क्षेत्र हमने लिए गए हों या एक्वायर किए हों, तो कोई और नया क्षेत्र हमने लिया है तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अब इसकी जानकारी अनुसूची 1 में नहीं है, अनुच्छेद 1 में कि भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित है, वो आर्टिकल 1 में थोड़ी है। वो डिटेलिंग कहां डाल दी, व्याख्यान कहां डाल दी, अनुसूची 1 के अंदर। अनुसूची 1 के अंदर हर एक राज्य का क्षेत्र है, बॉर्डर है, कहां से कहां तक है। वो आपको शासन प्रशासन में सहूलियत देगा ना। अभी कोई कानून केस फंस गया दो राज्यों के बीच में, तो कोर्ट किस चीज को देखेगा कि कौन सा राज्य कहां का है और कौन सा राज्य क्षेत्र का कहां तक है, क्या क्या कहां है, वो अनुसूची 1 को देखेगा ना। आप समझ रहे हो। तो ये जब उत्तराखंड बना होगा तो अनुसूची 1 में भी तो परिवर्तन किया होगा ना, क्योंकि उत्तराखंड अनुसूची 1 के अंदर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लिखा होगा कि यहां से यहां यहां तक है। उसके बाद जब उत्तराखंड वहां से अलग हुआ होगा तो वो उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र अलग कर दिए और उत्तराखंड के अलग कर दिए। ये सब अनुसूची 1 के अंतर्गत है। तो यहां से आपका शुरुआत हो जाएगा, और यहां से एक एक भाग को, इन 22 में से ऑलमोस्ट 16-17 भाग हमने गहराई में पढ़ने हैं। और ये लगा लो कि आर्टिकल 1 से लेकर के 151 तक ऐसे हाथ पे सारे, वहां पर मुश्किल से मुश्किल आपके 10-12 ऐसे आर्टिकल होंगे जो पूछे नहीं जाते हैं, जो वो भी संसद से संबंधित 79 से लेकर के जो 123 है, जो हमारे संसद से जुड़े हुए अनुच्छेद है ना, वो हमारा 79 से 123 तक है। तो उसमें जैसे 79, 80, 81, 82 इंपॉर्टेंट है, 88 इंपॉर्टेंट है, जैसे 90 इंपॉर्टेंट है, 102 इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद जैसे फिर 108 इंपॉर्टेंट है, 109, 10, 12 इंपॉर्टेंट है, फिर 114 इंपॉर्टेंट है, फिर 117 इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 120 इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 123 इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके बीच बीच में वहां इंपॉर्टेंट है। तो आपके मुंह पर होनी चाहिए ये चीजें सर, आपके मुंह पर है तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मैं यहां पर खड़ा होकर के एक राज व्यवस्था के ज्ञान पर, मेरा लॉजिक क्लियर है ना, तो मेरी भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं ना, मेरा तो मेन तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मेरी भाषा क्लियर है, मेरी हिंदी की भी भाषा क्लियर होनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि वही चीज को हिंदी में क्या होना है। बाकी जो आपकी ग्रामर होती है वो तो ऑलमोस्ट दोनों में एक जैसी होती है। आपकी भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, नॉलेज आपके यहाँ पर होना चाहिए, टक 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 टक। मेंस में आपके पास टाइम बहुत कम है और लिखना बहुत ज्यादा है। तो ये मैं आऊंगा कल, पहले मैं आपको संविधान का परिचय दूंगा, संविधान क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज दुनिया में कितने प्रकार के संविधान चल रहे हैं। आपने लिखित अलिखित संविधान सुना है, सुना है लिखित अलिखित संविधान, इनमें क्या अंतर होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन ही लिखने के लिए आ जाए कि लिखित में क्या होता है और भारत में कौन सा संविधान चलता है, लिखित चलता है अलिखित, तो ये तो हमने पढ़ा है लिखित चलता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले के भारत में किस प्रकार का संवैधानिक विकास हो रहा था, वहां अलिखित संवैधानिक विकास हो रहा था। तो ये जो 73 से आप लोगों ने, ये 1935 तक जो जितने भी अधिनियम पढ़ते हो ना आप लोग, ये सारे अलिखित संविधान के उदाहरण है। और आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इसी अलिखित संविधान के प्रक्रिया पर अभी भी चल रहे हैं और बढ़िया चल रहे हैं। हमने लेकिन लिखित वाला अपनाया है, तो हमारी वाली की क्या विशेषता है, तुलना करेंगे लिखित अलिखित से। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ करके आना खुद से, तो थोड़ा चर्चा भी होगी तो और थोड़ा अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो ये सब मेरा वो रहेगा। तो आज परिचय में